जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 फरवरी 2024 को अपने साथी और तपजप के मध्य भारत के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री अशोक मुदगल जी के साथ प्रस्तुत हूँ। नई जानकारी, नई सूचनाएं देने के लिए राजधानी दिल्ली से स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में, जो आपके दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क के बंद दरवाजों को खोल देगा और आप सबको पता चल जाएगा कि आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको किस तरह से, कब, कितनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा एक अपील आप सबसे करता हूं, वो आज भी करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता ग्रहण नहीं की है वो सदस्यता भी जरूर ले लें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ साथ कमेंट और लाइक भी अवश्य कर दें दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आपका विचार क्या चल रहा है, आपकी मानसिकता क्या चल रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है, देश के समस्त 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, निवेशकों को और देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भुगतान की गारंटी का अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 देकर आपके भुगतान का मार्ग प्रशस्त किया है और आप सबको पुलिस प्रताड़ना से और निवेशकों की प्रताड़ना से बचाने का अधिकार भी दे दिया है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको पुलिस प्रताड़ित करती है या कोई निवेशक प्रताड़ित करता है या कर पाया है या कर पाएगा, तो केवल इसलिए कि उनका भुगतान लंबित है। जो वायदे आपने और ठग कंपनीज ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने हमारे निवेशकों के साथ किए थे, उन वायदों की पूर्ति नहीं हुई, किसी की भी जमा राशि उन्हें वापस नहीं मिल सकी। इसलिए निवेशक और पुलिस दोनों मिलकर एजेंट साथियों को प्रताड़ित करते हैं और जब सबका भुगतान हो जाएगा तो फिर कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकेगा, आपका उत्पीड़न नहीं कर सकेगा। इसलिए साथियों, सरल मार्ग पर चलो, जिससे आपका और आपके निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित हो सके और आप सबको सुरक्षा और सम्मान वापस मिल सके और आप निर्भीकता के साथ अपने परिजनों के साथ अपने घर में सुखपूर्वक प्रवास कर सके। तो चूंकि हमें 12 मार्च 2024 को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन समारोह राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित करना है और उसमें हमें आप सबकी ज़रूरत है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, जैसे भी। क्योंकि पता चलना चाहिए देश की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि 42 करोड़ नागरिकों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं और ये 42 करोड़ नागरिक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के लाभार्थी बनकर प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से, उनके इस कानून से प्रसन्न हैं। इसलिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं और साथ साथ अपनी मांग भी प्रधानमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं कि आपके इस ड्रीम लॉ को, एक शानदार कानून को, किस तरह देश का बेईमान सिस्टम अपनी मौत मरने के लिए विवश कर रहा है और इस कानून का पालन सरकार में बैठे हुए लोग ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको डायरेक्शन दें, जनता के बीच में आकर दें, जनता का अभिनंदन स्वीकार करें और जनता को आश्वस्त करें कि अब कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करेगा, इसमें कोई फेरफार करने का प्रयास करेगा या इसकी गलत व्याख्या करेगा,
तो उनकी सरकार उसे दंडित कराएगी और पीड़ितों का भुगतान कराएगी। यही प्रयास है दोस्तों, और कोई प्रयास नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। तो आज हमने रामलीला मैदान की बुकिंग के लिए आवेदन कर दिया है। कल तक एनओसी लेटर हमको मिल जाएगा और ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा जो भव्य भी होगा, और चूंकि प्रधानमंत्री उसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो ये दिव्य भी हो जाएगा और आपके भुगतान की निश्चित गारंटी भी हो जाएगा। वैसे तो गारंटी कानून बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको दे ही दी है। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो ही जाना है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कई धूर्त और मूर्ख ऐसा कहते रहते हैं कि जी भुगतान तो हुआ नहीं, धन्यवाद किस बात का। तो भुगतान तो दोस्तों अब हो ही जाना है। जब भुगतान की गारंटी का कानून बन गया तो फिर भुगतान कौन रोक लेगा? जो रोकेगा उसे सजा मिलेगी निश्चित रूप से, और फिर दंड के बाद आपका भुगतान हो जाएगा। चूंकि हम तो कानून के ही लोग हैं, हम देखते हैं कि जब कोई कानून बन जाता है तो उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो ही जाता है, आज नहीं तो कल। लेकिन आप बहुत बड़ी तादाद में हैं, संख्या में हैं, आपने बहुत शोषण झेला है, उत्पीड़न झेला है, कष्ट भोगे हैं। इसलिए हमारा भी प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाकर आप सबको राहत दिलवाएं, ताकि देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित हो सके। दोस्तों आज मैं एक खबर बताना चाहता हूं आपको। हालांकि जो हमारे विरोधी गैंग के लोग हैं, धूर्त किस्म के, जो कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर अपना पेट पालन करना चाहते हैं, कभी बर्ड्स एक्ट के विरोध के नाम पर आप लोगों को तरह तरह से गुमराह करते रहते हैं, तो उस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर भी आई है। हालांकि उस खबर का एक पक्ष नकारात्मक भी है, लेकिन उस खबर के कई पक्ष बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून देश में क्रियान्वित हो चुका है। और ये खबर हमारे अलीगढ़ शहर से आई है दोस्तों। हमारे हाथरस के एक साथी हैं राजव्रत सिंह साहब, उन्होंने अलीगढ़ डिविजनल कमिश्नर के यहाँ एक पिटीशन फाइल किया बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए, और वो पीएसीएल पल्स के विक्टिम थे। तो उन्होंने जो वकील साहब किए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, या खुद भी जो पक्ष प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि मेरी मैच्योरिटी 2015 तक कंप्लीट हो गई थी। यानी उन्होंने जो अपने साथ हुई घटना दिखाई वो 2011, 12 और 15 की दिखाई, और वो ये सिद्ध नहीं कर सके कि बर्ड्स एक्ट की जो धाराएं हैं वो पीएसीएल पल्स को भी कवर करती हैं, इस पर भी लागू होती हैं। इसलिए उनका दावा जो था वो सक्षम अधिकारी अतिरिक्त मंडल आयुक्त प्रशासन अलीगढ़ ने खारिज कर दिया, और इसको बहुत बड़े उसकी रूप में कुछ हमारे विरोधी गैंग जो बर्ड्स एक्ट का विरोध करते हैं, जो आपके भुगतान को नहीं होने देना चाहते, वो इसको बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। ये मेरे पास भी सुबह भेज दिया था उन्होंने, लेकिन चूंकि आपको सबको पता है हम व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री के अभिनंदन समारोह के कारण बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। लेकिन अब चूंकि विरोधी इसको वायरल कर रहे हैं, वो इसका नेगेटिव पक्ष आपको दिखा रहे हैं कि साहब बर्ड्स एक्ट जो है 2019 से पूर्व की ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई नहीं होता, और ये बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने दावा खारिज कर दिया है। तो मैं खारिज करने वाली बात पर भी आऊँगा, लेकिन पहले तो दोस्तों ये समझ लो कि जो धूर्त ठग आपको ये भ्रमित कर रहे थे, बहका रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश में कोई नियमावली तय नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में बर्ड्स एक्ट क्रियान्वित नहीं है, तो उनका ये जो झूठा भ्रम पैदा करने वाला जो प्रोपरगंडा था, उसकी हवा निकल गई इस आदेश से। चाहे भले ही खारिज हो गया हमारा दावा हमारे साथी का, लेकिन इस दावे से ये तो तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में बर्ड्स एक्ट लागू है।
अब उस आदमी के मुंह पर थूक देना चाहिए कि तू तो कल तक ये चीख रहा था कि उत्तर प्रदेश में नियमावली को केंद्र ने मंजूरी नहीं दी है बर्ड्स एक्ट की को, इसलिए उत्तर प्रदेश में बर्ड्स एक्ट लागू नहीं है। तो इस आदेश से ये सिद्ध तो हो ही जाता है कि उत्तर प्रदेश में बर्ड्स एक्ट क्रियान्वित है, लागू है। बर्ड्स एक्ट के तहत कंपनीज के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, भुगतान के दावे किए जा सकते हैं और अपना भुगतान वापस लिया जा सकता है। इससे ये सिद्ध होता है। वो अलग स्थिति है कि दावा खारिज हो गया इस ग्राउंड पर कि विक्टिम और उनके एडवोकेट ये सिद्ध नहीं कर सके कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 21 फरवरी 2019 से पहले चल रही इस तरह की कंपनीज पर भी लागू होता है। दोस्तों, ये कानून बड़ा सार्वभौमिक कानून है। वो तो केवल अपने मतलब की बात दिखाते हैं विरोधी लोग, लेकिन आपको इस कानून का ठीक से जब अवलोकन कर लेंगे तो दोस्तों, इसका जो पहला चैप्टर है उसी में ये लिखा हुआ है कि ये प्रारंभ और उसके पश्चात, यानी जो पहले से चली आ रही हैं 21 फरवरी 2019 तक, उनको बंद करता है, और जो इसके बाद शुरू होंगी 21 फरवरी 2019 के बाद, उनको भी प्रतिबंधित करेगा। और इसी के इसमें पहला ही जब आप देखेंगे धारा 1 जो है इस कानून की, उसका अवलोकन आप करेंगे तो 1/3 धारा 1 की जो तीसरा भाग है वो ये कहता है कि 21 फरवरी 2019 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा। इट इज शैल बी डीमेड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी 2019। और इसी की आप जब दोस्तों धारा 5 पढ़ेंगे, 3/5, तो उसमें लिखा है किसी कंपनी की बाबत निक्षेप पद का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 में है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी की बाबत निक्षेप पद का अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 45 झाके खंड डबल ख में है। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं इसमें दी गई हैं दोस्तों, जिनको पढ़ने की आवश्यकता है। और जो धारा 3 है इस एक्ट की, उसके पहले ही पार्ट में ये लिखा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही अविनियमित निक्षेप स्कीमों को देश में प्रतिबंधित किया जाता है। तो पीएसीएल पल्स हो या कोई और हो, रोज वैली या पिनकोन जैसी, ये सब 21 फरवरी 2019 से पहले की हैं दोस्तों। और इसी एक्ट की धारा 6 जब आप पढ़ेंगे तो वो कहती है कि कतिपय स्कीम का अविनियमित निक्षेप स्कीम होना। ये लिखता है कि इस परिभाषा में लिखा है इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 का 43वां भाग के उपबंधों के अधीन पाबंद की गई इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम को इस अधिनियम के अधीन अविनियमित निक्षेप स्कीम होना समझा जाएगा। तो जो अविनियमित निक्षेप स्कीम हो गई, चाहे वो बाद की थी या पहले की थी, उन सब पर बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा प्रभावी होंगी। उन सब का भुगतान सरकार को करना होगा। इसलिए जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं दोस्तों, आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। इसी एक्ट की धारा 10 निक्षेप लेने वालों के द्वारा कारोबार की सूचना। प्रत्येक निक्षेप लेने वाला जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या इसके पश्चात कोई कारोबार करता है इस तरह का, तो उसे
जो विहित रीति बनाई जाएगी उसके अंतर्गत अपनी सूचना सेंट्रल डाटाबेस में देनी होगी। कारोबार करने वाले को भी, सक्षम प्राधिकारी को भी, और सक्षम प्राधिकारी ने कितने लोगों का भुगतान करवा दिया है, कितनी कंपनीज को इस एक्ट के तहत दंडित किया गया है, ये सब भी उसे सेंट्रल डाटाबेस के लिए भेजना होगा। ये इस एक्ट की धारा 10 में लिखा है। धारा 11 सूचना साझा करने की बात करती है। धारा जो 12 है वो निक्षेपकर्ताओं यानी निवेशकों के धन को वापस करने की गारंटी प्रदान करती है कि सबसे पहले उनका पैसा वापस किया जाएगा। अन्य खर्चे या देय बाद में देखे जाएंगे, पहले उनको पूर्विकता दी जाएगी। जो निवेशक हैं उनके दावों का भुगतान किया जाएगा। धारा 15 का छठवां मैं बता चुका हूं, 180 दिन वाला आप पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगा। इसको पढ़ लें तमाम साथी, मैं एक्ट में से ही पढ़ पढ़ के बता रहा हूं आपको। अब मान लीजिए हमारे एडवोकेट की गलती से या हमारे विक्टिम की गलती से या अफसर की जिद के कारण, जो सक्षम प्राधिकारी हैं अलीगढ़ के, उन्होंने जिद कर ली नहीं मानना किसी भी तर्क को, किसी भी बात को, तो आपके रास्ते थोड़ा ही बंद हो जाते हैं। एडिशनल कमिश्नर तो सहायक सक्षम अधिकारी है, उसके खिलाफ आपको अपील में जाना चाहिए। ऐसे ही मामलों के लिए तो अपील का प्रोविजन किया गया है इस एक्ट में कि कहीं आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, आपका भुगतान नहीं हो रहा, तो आपके लिए 3 अपील का प्रोविजन है। अगर एओ किसी आवेदन को, दावे को रिजेक्ट करता है तो, चूंकि वो एओ हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, अतिरिक्त आयुक्त हैं, वो एओ हैं, वो सक्षम प्राधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी डिविजनल कमिश्नर हैं और उनके सहायक अधिकारी के रूप में एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। तो अगर एडिशनल कमिश्नर किसी दावे को खारिज करता है तो आप उनके खिलाफ तो सक्षम प्राधिकारी डिविजनल कमिश्नर के यहाँ भी री अपील कर सकते हैं। अपने दावे को ओपन कराने के लिए आप अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी साक्ष्य वहां प्रस्तुत करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए वहां भी खारिज हो जाए तो आपके लिए हाई कोर्ट का रास्ता है। धारा 19 में आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो एओ के असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ। वहां भी आपका दावा खारिज हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी धारा 20 के तहत सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, कौन सी धारा में 2 गुना लिखा है, कौन सी में 3 गुना लिखा है, कौन सी में 1 लाख जुर्माना आपके आवेदन पर, प्रति आवेदन पर करना है, 5 लाख 50 करोड़ तक के जुर्मानों के प्रोविजन है इसमें, और 10 वर्ष तक कठोर कारावास, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं इसकी दोस्तों 34 और 35 हैं, 2 धारा इसकी कानून की। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, ये धारा 34 है। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में जिसके अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बनाई गई विधि भी है, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा। यानी कि कोई कानून जो पहले से मौजूद है, अगर उसके कारण आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है, कहीं आपके क्लेम में बाधा आ रही है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये कानून प्रभावी था उस वक्त, ये कह रहा है इसलिए बर्ड्स एक्ट की धाराएं इस पर अप्लाई नहीं होंगी। बर्ड्स एक्ट की धाराएं फिर भी अप्लाई होंगी तमाम कानूनों के बाद भी जो आज मौजूद हैं या जो आज नहीं पहले मौजूद थे, यानी इस एक्ट के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद थे। इसी तरह की धारा 35 भी है दोस्तों। और फिर धारा 37 है, नियम बनाने की शक्ति सरकार की, केंद्र सरकार की। ये जो हम जनमत चीखते हैं, चिल्लाते हैं,
कभी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी धरने किए, कभी प्रदर्शन किए, कभी संसद सत्याग्रह किए, कभी जनसभाएं की, कभी जन जागरण किया, कभी शिविर लगाए। ये जो सब किया हमने वो जनमत पैदा करने के लिए किया, ताकि जो धारा 37 है इस एक्ट की, उसके तहत जो पावर केंद्र सरकार को दी गई है कि वो एक आदेश निकालकर, संसद में जाकर के नहीं, केवल एक आदेश भर निकाल करके इसमें कोई भी नया नियम आपके हितों की पूर्ति के लिए जोड़ सकती है। और इस ताकत का, इस धारा का इस्तेमाल दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किया था, जिस पीएसीएल पल्स के मैटर को लेकर एडिशनल डिविजनल कमिश्नर सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट अलीगढ़ का ये फैसला आया है खारिज करने का दावे को। इसी पीएसीएल पल्स कंपनी के खिलाफ मैंने ये अपनी फेसबुक आईडी पर लगाया हुआ है, आप देखना चाहेंगे तो दोस्तों ये एक आदेश आप देखेंगे, कर्नाटक सरकार का आदेश है दोस्तों। ये आप मेरी फेसबुक आईडी पे लगा हुआ है, देख लेना। ये इसी धारा का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सरकार ने उनका जो अपना लोकल पीआईडी एक्ट है उसके अंतर्गत स्पेशल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया है अपने कर्नाटक के विक्टिमों का भुगतान करने के लिए, उनके दावे स्वीकार करने के लिए। तो ये सब जनमत की ताकत से होता है। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्पेशल अथॉरिटी गठित कर देगी बर्ड्स एक्ट के ही तहत। यूपी की गवर्नमेंट पीआईडी एक्ट के तहत गठित कर सकती है, पीएसीएल पल्स के खिलाफ भी, रोज वैली के खिलाफ भी, पिनकॉन के खिलाफ भी, गरिमा के भी, जीसीए के भी, टोगो के भी, बाइक बोट के भी, हेलो टैक्सी के भी, सबके या अदर्स के भी, चूंकि सबको कवर किया गया है इस कानून में। तो ऐसे आदेशों को लेकर जो देश के करोड़ों पीड़ितों को व्यथित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, उनसे सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों आपको। और इसी एक्ट की धारा 43 भी पढ़ना, वो कह रही है कि अगर कहीं कठिनाई आ रही है सरकार को किसी का भुगतान करने में, तो वो नए नियम बना करके जनता की, पीड़ितों की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इस एक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, केवल देश के पीड़ितों को गुमराह जिन्हें करना है दोस्तों, वो इस तरह की भ्रमित खबरें आपके समक्ष परोसते हैं। और राजव्रत जी से मेरी बात हुई है सुबह ही, वो इसमें अपील में जाएंगे। अभी तो पहले जो नामित कोर्ट है इस एक्ट की अलीगढ़ में, उसी में अपील की बात कर रहे हैं। उनको ये चीज़ें पता नहीं थी, सारी एक्ट उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं था, वकील साहब ने भी नहीं पढ़ा होगा, जल्दबाजी में रहे होंगे। मैंने अभी सारी चीज़ें बता दी हैं। अपील में जाएंगे, निश्चित रूप से राजव्रत साहब का भुगतान होगा दोस्तों। ये सिद्ध हो चुका है कि देश में अकेला व्यक्ति भी लड़ेगा तो वो अपना भुगतान प्राप्त कर लेगा। आपको किसी वकील की, किसी संगठन की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, चूंकि अब देश में आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार का अधिनियम बर्ड्स एक्ट मौजूद है, जो आपके अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, आपके भुगतान की गारंटी प्राप्त करता है दोस्तों। इसलिए कोई साथी घबराएगा नहीं, तनाव नहीं लेगा, ऐसे धूर्तों के बहकावे में आकर, ठगों के, दलालों के बहकावे में आकर, या जो आपको हमेशा डरा डरा कर अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, जानवरों की तरह अपने बच्चों की पेट पालन करना चाहते हैं आपको भयभीत करके। हमारा लक्ष्य तो आपको भयमुक्त करना है, और कानून के द्वारा भयमुक्त करना है, कोई जादू मंत्र के द्वारा नहीं। हम कानून के मार्फत आप सबको भयमुक्त कर रहे हैं दोस्तों। आप इस कानून का अध्ययन ठीक से कर लें, ऐसे लोगों के बहकावे में आने की किसी को भी जरूरत नहीं है। और जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान की किसी भी ठगी पीड़ित को, चाहे वो पीएसीएल पल्स का हो, सहारा का हो, रोज वैली का हो, टोगो का हो, जीसीए का हो, राधा माधव का हो,
साइंस सिटी का हो, फ्यूचर मेकर का हो, विश्वास ट्रेडिंग का हो, सक्षम डेयरी का हो, आदर्श का हो, सबका भुगतान वाटसाइट 2019 के अंतर्गत हम कराएंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। आप भरोसा रखें, डरें नहीं, क्योंकि नियमों में संशोधन करवाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है। हम अकेले लड़ेंगे, पता नहीं कितना लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आप सब खड़े होंगे, सत्य को समझेंगे, तो वही काम एक दिन में भी किया जा सकता है। 12 मार्च एक का स्वर्णिम दिन आपके समक्ष एक स्वर्णिम अवसर के रूप में खड़ा हुआ है। अगर आप इस स्वर्णिम अवसर को चूक गए दोस्तों, आपने लापरवाही की, लालच किया, कंजूसी की और ये टपका लपका टोपी गैंग के बहकावे में आए ठग ठगड़ियों के में, तो निश्चित रूप से आप अपने शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा देंगे। ये आपका खून चूसते रहेंगे। कभी आंदोलन के नाम पर चंदा लेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नाम पर चंदा लेंगे, कभी किसी और नाम पर लेंगे, और लगातार ये आपका शोषण करते रहेंगे, आपकी जेब काटते रहेंगे। लेकिन अगर कहीं आपने मेरी बात पर यकीन कर लिया सबने, और 12 मार्च को सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने दिल्ली में आ गए। अभिनंदन का मतलब समझते हो? अभिनंदन समारोह में जब आओगे तो आपको चाय पिलाई जाएगी, खाना खिलाया जाएगा, इज्जत और सम्मान के साथ बिठाया जाएगा। कहीं कोई आप पर लाठी डंडा, गोली बारूद, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाएंगे। सम्मान मिलेगा, धन वापस मिलने की गारंटी मिलेगी। मोदी की यही तो गारंटी है कि वो जो कह देते हैं वो होता है, और ये तो कानून बना करके कहा है, तो ये भी होगा। आप सबका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन आप सबकी उपस्थिति 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिवार्य है। ये ठीक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है, दिल्ली गेट के पास है, दरियागंज के पास है, इरविन हॉस्पिटल के सामने है। आप सबको 12 मार्च 2024 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में रामलीला मैदान पहुंच जाना है दोस्तों, और अपने मन की पीड़ा, अपने मन का उल्लास सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना है, और सरकार की बात सुननी है। इस कानून में हो सकता है बहुत सारी खामियां हों, या नहीं भी हों तो ये टपका लपका निकाल देंगे। उन खामियों को दूर कराने की ताकत आपके मेरे सरकार के पास है। उस ताकत का प्रयोग करेंगे, आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। तो आइए तमाम साथी, 12 मार्च 2024 को स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत। आप भी जय हिंद कर लो मुदगल साहब एक बार तमाम साथियों के साथ। जी जय हिंद साहब, जय हिंद। ठीक है साहब, जय हो आपकी सब। हेलो।